हेलो जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम एनसीईआरटी क्लास 8 का डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 के बारे में। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, तो पहला चैप्टर में हम पढ़े हैं इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में। आधुनिक इतिहास की स्रोत जो है वो कहाँ कहाँ से मिला है, किस किस चीज़ों से हमें आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई है। और दूसरा अध्याय में हम पढ़े हैं आगे चल करके कि किस प्रकार से एक व्यापार करने आई कंपनी भारत में शासक बन बैठती है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना शुरू करेगा। शहर क्षेत्र पर तो राजा और रजवाड़ा पर तो वो विभिन्न प्रकार से अधिकार किया, जो आप पिछला क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो पिछला क्लास में आप देख लेंगे। ठीक है, ये अध्याय 3 का फर्स्ट क्लास ही है ना, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी आजकल बहुत मायने रखता है आपको बेसिक डेवलप करने के लिए, या फिर यूपीएससी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेसिक को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी वहाँ बहुत कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कंपनी दीवान बन गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो व्यापार करने आई थी, वो क्या बन जाती है? दीवान बन जाती है ना। कंपनी जो है वो क्या बन जाती है? दीवान बन जाती है। दीवान का तात्पर्य होता है टैक्स कलेक्टर, है ना। अभी तक जो कंपनी सिर्फ व्यापार से मतलब रखती थी, सिर्फ जो कंपनी व्यापार से मतलब रखती थी, अब वो क्या बन चुकी है? दीवान। दीवान का मतलब शासन प्रशासन और टैक्स का भी, सैनिक मतलब कानून व्यवस्था और टैक्स दोनों का कार्यभार संभालती है। ठीक है, तो अब दीवान के रूप में ये कंपनी जो है वो किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करेगा वो हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइन बाई लाइन अध्ययन करते हैं, है ना। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। तो 12 अगस्त 1765 जो है वो कब, मतलब डेट जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो इसी तारीख को मुगल बादशाह द्वारा दीवान नियुक्त किया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के क्षेत्र का। ये रीजन क्या था जी? तो 1764 में जो बक्सर का लड़ाई हुआ था ना, 1764 में, जो पिछला चैप्टर में डिस्कस किए हैं, है ना। वो मीर कासिम मुंगेर जाएगा, उसके बाद जा कर के वो मुगल बादशाह से मिलेगा, लखनऊ के नवाब से मिलेगा, तीनों मिल करके 1764 में जो लड़ाई लड़ेंगे ना, बक्सर की लड़ाई, ये उसी के दौरान जो है ये संधि किया जाता है बंगाल का दीवान को लेकर के, है ना। तो मुगल बादशाह बंगाल की दीवानी दे देते हैं हारने के एवज में। और उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि इस घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया। देखिए, यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जैसा कि कंपनी को जो दीवानी सौंपा गया था, चूँकि मुगल बादशाह जो थे वो युद्ध हार चुके थे, इस कारण कंपनी को दीवानी सौंप रहे थे, तो वो एक तंबू में घटा होगा वो घटना। है कि संधि वगैरह जो होता है, युद्ध का संधि जो होता है वो बहुत सीक्रेट होता है। लेकिन देखिए इस फोटो में दिखाया गया है, इस फोटो में जो दिया 1765 के रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह के बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, देखो भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। मतलब मुगल बादशाह की भव्यता को दिखाया गया कि मुगल बादशाह वो सौंप रहे थे ब्रिटिश को, अपना दीवानी सौंप रहे थे। मतलब मुगल बादशाह की छवि को बदनाम करने का प्रयास नहीं किया गया स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में ही अगर छवि को बदनाम करता तो भारत में मुगल बादशाह से लोगों को बहुत लगाव था। उस समय विद्रोह अगर हो जाता तो ब्रिटिश भारत में नहीं टिक पाता ना, तो इस कारण जो है वो विरोधी टाइप का चित्र नहीं बनाया जाता था उसमें। तो देखेंगे यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था, है ना। रॉबर्ट क्लाइव के इशारों पर चलने वाला एक चित्रकार बनाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव जैसा बोलेगा वैसा ही बनाएगा। ऑब्वियसली बात है, इसमें ज़्यादा सोचने का जरूरत है नहीं। अब बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने हाथ आ जाना अंग्रेज के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। बंगाल जो था वो बहुत ही धनी क्षेत्र था जी, है ना।
बंगाल बहुत ही धनी क्षेत्र था। देखिए आगे चल करके रॉबर्ट क्लाइव किस प्रकार से बंगाल की भव्यता का बखान करेगा, है ना। और इतना बड़ा भव्य क्षेत्र मतलब संसाधन से समृद्ध क्षेत्र, ब्रिटिश को हाथ लगना बहुत बड़ी सफलता हो सकती है ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी सफलता थी, है ना। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था, है ना। अब देखिए, दीवानी प्राप्त करने के बाद कंपनी जो है वो मुख्य रूप से इस क्षेत्र का यदि देखा जाए तो बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र का वो एक तरीके से शासक ही बन चुकी थी, है ना। अब वो अपने अनुसार से शासन को व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए वह कोई रास्ता ऐसा ढूंढना था उसे जिससे कि कंपनी के बढ़ते खर्च को पूरा करने की काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद खरीद खरीदती बेचती रहे। मतलब वो दोनों चीज़ को ध्यान में रख रहा था। पहला व्यापार को तो हमेशा वो आगे रखेगा, और दूसरा जो था वो शासन का जो शासक का अधिकार जो था, शासक का जो अधिकार था वो भी वो नहीं गंवाना चाह रहा था, है ना। वो शासक का अधिकार भी गंवाना नहीं चाह रहा था। तो अब रास्ता ढूंढ रहा था कि आखिरकार कंपनी किस प्रकार का रास्ता ढूंढे जिससे व्यापार का भी हल हो जाए और बंगाल के क्षेत्र के दीवानी का शासन प्रशासन व्यवस्था का भी हल हो जाए, है ना। चलिए, समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी से के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात के पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। जैसे बाहरी ताकत को से तो ब्रिटिश को लड़ना था ही, उसके साथ ही साथ उसको जो है वो आंतरिक ताकत है जो गांव देहात के क्षेत्र में कुछ ऐसे ज़मींदार थे, गांव देहात क्षेत्र के कुछ ऐसे रजवाड़े थे, गांव के प्रधान हुआ करते थे, वो काफ़ी सम्मान उनके पास था और काफ़ी ताकतवर व्यक्ति थे। वो मतलब इतना ताकतवर थे कि ब्रिटिश को अपने क्षेत्र में घुसने तक नहीं देते थे। तो वो सब के ताकत को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश को शासन चलाना था गांव देहात के क्षेत्र में। तो देखिए किस प्रकार से वो शासन चलाएगी। ऐसा जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, है ना। जो सत्ता में, ये देखिए पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि जो सत्ता में रह चुके थे ग्रामीण लोग, चाहे वो ज़मींदार हों, है ना। ज़मींदार तो नहीं रहते थे उस समय, लेकिन ज़मींदार के रूप में देख सकते थे। वो सामंत उसको बोला करते थे ना जी, मध्यकाल में सामंत बोला करते थे, सामंत बोला करते थे। और उसके बाद फिर ये मुग़ल का टाइम आएगा तो और भी अधिकारी की नियुक्ति करेगा, तो वो सामंत व्यवस्था जो है वो उसका रूप जो है वो चेंज करेगा, है ना। तो मुग़ल बादशाह में उसका नाम चेंज हो जाएगा। भाई एक तरीके से डीएम के रैंक का ही अधिकारी होता था जी, है ना। वो जात और सवार जो जिस प्रकार का होता था ना, वो उसी प्रकार का वो अधिकारी होता था। आप मध्यकालीन इतिहास अगर पढ़े होंगे ना तो उसके बारे में जानकारी अच्छे से होगा आपको। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इस पे हम मध्यकालीन इतिहास भी लेकर के आएंगे, जहाँ सामंतवादी व्यवस्था को भी अच्छे से पढ़ाएंगे हम, है ना। और किस प्रकार से मुग़ल बादशाह के टाइम में सामंतवादी व्यवस्था का मतलब वो जो है ग्रामीण प्रशासन को किस प्रकार से संगठित किया जाता है, शहरी प्रशासन को किस प्रकार से संगठित किया जाता है, उस पर भी हम अच्छे से बात करेंगे, है ना। अब ब्रिटिश सोच रहा था कि यह काम कैसे हो। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाके को उपनिवेश कैसे बनाया। मतलब ग्रामीण इलाका, शहर को तो वैसे राजधानी पर तो ब्रिटिश कब्जा कर लिया था सहायक संधि के माध्यम से, है ना। राज विलय की नीति के माध्यम से, सर्वोच्चता की नीति के माध्यम से, और भी बहुत सारे नीति लगा करके ब्रिटिश जो है वो राजधानी पर, मुख्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। लेकिन असली चुनौती अभी गाँव में बची हुई थी। अब वहाँ कैसे शासन करेगा वो, ठीक है। आय के साधन कैसे जुटाएं, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई, है ना। मतलब लोगों के अधिकार में भी आगे चल कर के ब्रिटिश तय करना शुरू करेगा। तो किस तरीके से लोगों में, जो एक व्यापार करने आई कंपनी जो लोगों के अपने अधिकार में हस्तक्षेप करना शुरू करती है, विदेशी कंपनी, विदेशी लोग स्थानीय लोगों के अधिकार में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। आखिर
पर वो कारण क्या था, ठीक है। और फिर मनमाफिक फसलों की खेती करवाते हैं, आगे चल करके जो है वो व्यापारिक फसल की खेती करवाएंगे, है ना जी। अब कंपनी की आमदनी, तो कंपनी की आमदनी किस पर निर्भर करती थी वो देखेंगे, ठीक है। तो कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। हम बोले नहीं थे ना, इसका व्यापारिक जो रहेगा ना, जो ट्रेड का जो इसका ऑप्शन रहेगा उसको अपने आँख से कभी ओझल नहीं होने देगा। लाभ कमाने का इसका लक्ष्य जो कंपनी का रहेगा वो कभी आँख से ओझल नहीं देगा। इसका पहला लक्ष्य रहता है कंपनी को लाभ कमाना, और हमेशा लाभ कमाने को वो प्रायोरिटी में रखेगा, है ना। लाभ कमाने के लक्ष्य को वो क्या करेगा, वो हमेशा प्रायोरिटी में रखेगा। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। अब देखिए वो पैसा कैसे आएगा, कंपनी को दीवान तो बन गया था, वो व्यापारी था तो उसको तो आमदनी चाहिए था, अधिक से अधिक लाभ चाहिए था, तो वो पैसा कैसे आएगा उसके पास। तो पैसा के लिए वो सोच रही थी कि कर वसूलेंगे, और कर वसूलेंगे तो सबसे पहले कर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको लेकर के वो हिचकिचा रही थी कि किस प्रकार से हम कर का कैलकुलेशन करेंगे और किस प्रकार से कर हम कलेक्ट करवाएं, किसको नियुक्त करें कर को कलेक्ट करने के लिए, कौन व्यक्ति जो है वो हमारे से भी ईमानदार रहेगा और भारतीय लोगों से भी वो क्लोज रहे, है ना। तो इसी पर वो विचार करते रहे। तो उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीदे। अभी देखिए उसका व्यापारिक लक्ष्य तो यही था ना, सूती रेशम वस्त्र खरीदना, मसाला खरीदना, फिर ये अफ़ीम खरीदना, सोरा खरीदना, यही सब का व्यापार किया करती थी वो। तो सोच रहा था कैसे राजस्व अधिक से अधिक हासिल करें ताकि हमको अधिक से अधिक यहाँ से सूती वस्त्र कपड़ा खरीदना शुरू करें। 5 साल के भीतर बंगाल की कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। मतलब मतलब उसका व्यापार जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। वो बोले ना, व्यापारिक अपना लक्ष्य को जो है वो ब्रिटिश जो है अपने आँख से कभी ओझल नहीं होने देगा। व्यापारिक लक्ष्य को वो हमेशा पास में रखेगा। 5 साल में ही जो दीवानी मिलेगा उसके महज 5 साल में ही उसका जो मूल्य है वो दोगुना हो जाएगा, जितना खरीद रहा था उससे दोगुना सामान खरीदना शुरू कर देगा। 1765 से कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी, 1765 से पहले, और अब इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीद सकती थी। तो अब देखिए कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है ना। क्या बता रहा है, स्पेस थोड़ा मिल जाता तो अच्छा रहता समझाने में, है ना। चलिए इस स्पेस में काम हो जाएगा अपना। तो पहले देखिए क्या किया करती थी कंपनी, देखिए एक उदाहरण से समझेंगे। मान लिया जाए ये हो गया अपना प्यारा भारत, है ना, और इधर हो गया इंग्लैंड। इंग्लैंड, अच्छा ENG, चलिए हम जानबूझ के इस प्रकार से लिखे हैं ऐसे, यही ही लिख देते हैं, उसमें क्या है, ऐसे भी आइडेंटिफाई हो ही जाएगा। तो इंग्लैंड लिख देते हैं, ई सिर्फ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ। देखिए पहले क्या करती थी कंपनी, इंग्लैंड से लाती थी, भारत में क्या लाती थी, सोना, ठीक है। सोना लाती थी, चांदी लाती थी, हीरा लाती थी, जवाहरात लाती थी, और बदले में यहाँ से क्या ले जाती थी, तो मलमल का कपड़ा। मलमल, मलमल जिसको क्या बोलते थे, रेशम बोलते थे, सूती, और सोरा, और मसाला, ठीक है। तो इतना सारा सामान ब्रिटिश ले जाया करती थी पहले। अब वो क्या करेगा, पहले सोना लाता था वहाँ से, अब यहाँ से सामान खरीदा और ब्रिटेन पहुँचा दिया, मलमल, मसाला, सूती वस्त्र और सोना। अब क्या किया, कंपनी जो बन चुका था, दीवानी दीवानी बन चुका था, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल चुका था।
इसको कौन सा अधिकार मिल गया था जी? तो दीवानी यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल चुका था। इस क्षेत्र में शासन और व्यापार करने का एक अधिकार मिल चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब वो क्या करता था, ये दीवानी के जो टैक्स से क्या करता था, कुछ एक पैसा कलेक्ट करता था और उससे क्या करता था, यहाँ से यहाँ का जो मलमल, सूती वस्त्र ये सब खरीद लेता था और उसके बाद ब्रिटेन भेज देता था। अब ब्रिटेन से जो सोना लाना पड़ रहा था, ब्रिटेन से जो सोना लाना पड़ रहा था उस पर रोक लग गया। पहले क्या हो रहा था, पहले ब्रिटेन से सोना आ रहा था, है ना। पहले क्या हो रहा था, ब्रिटेन से सोना आ रहा था, बदले में यहाँ से ये सब वस्त्र जा रहा था। अब क्या हुआ, कंपनी जो है भारत में ही दीवानी के आधार पर पैसा कलेक्ट कर लिया ढेर सारा और उससे खरीद लिया ये सब सामान, अब भेज दिया इंग्लैंड। अब बाहर से सोना आना बंद हो गया, व्यापारिक लाभ इसका बढ़ गया ना जी, है ना। इंग्लैंड से सोना आना बंद हो गया तो इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाता है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आया था एक बार फिर से पीछे री करके देख लेंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती। मतलब अब ये अपना फ़ायदा के लिए ब्रिटिश अब क्या करना शुरू किया है, जबरन खरीदना शुरू करता है सामान को, ठीक है, जबरन सामान को खरीदना शुरू करता है। तो गांव से कारीगर वगैरह गांव छोड़ करके भाग रहे थे, ठीक है। बेचारा को फायदे नहीं होगा तो छोड़ करके भागेगा ही ना जी काम को। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की थी। तो आखिरकार इतना सारा समस्या जो उत्पन्न हो रहा था वो क्यों हो रहा था, इतना सारा समस्या जो उत्पन्न हो रहा था वो क्यों हो रहा था वो देखेंगे। उससे पहले देखिए एक दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर देख लेते हैं। देखिए इस फोटो में कुछ दिख रहा है, इधर मार्केट वगैरह है, इधर देखिए नदी है, नदी से कुछ नाव आ रहा है, उसके इधर कुछ बिल्डिंग है, इधर कुछ बिल्डिंग है ना। ये देखिए मार्केट है, ये भी मार्केट है और इधर से पानी से लोग आ रहे हैं, ये सड़क है, ठीक है। तो ये इसके माध्यम से क्या बताना चाह रही है तो वो देखते हैं थोड़ा, है ना। देखिए बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद, ठीक है, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है ना। वो जो ग्राम सप्ताह में एक बार लगता है ना जी, वही साप्ताहिक हाट है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजार में आते हैं। आर्थिक संघ देखिए, मतलब ये एक तरीके से साप्ताहिक बाजार वगैरह है। बाजार का प्रकार आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि जो साप्ताहिक बाजार गांव में लगता है, साप्ताहिक हाट लगता है, कोई एक पखवाड़ा पर लगता है, एक मंथ पर लगता है, कोई किसी विशिष्ट वस्तु से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे जानवर का हाट देखे होंगे, सब्जी का हाट देखे होंगे, फल फूल का हाट देखे होंगे और उसके बाद विशिष्ट सामग्री का हाट देखे होंगे, साप्ताहिक हाट देखे होंगे। तो इस प्रकार का जो हाट लगता है ना, उसी के बारे में वर्णन किया बंगाल में लगता था। जो ये ब्रिटिश जो है टैक्स वगैरह लगाया है जी, उसका इस पर बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ेगा है। 1770 के बड़े अकाल में बंगाल 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अब सोचिए, आप थोड़ा सा सोच करके देखिए, 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया और यह इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। 33% आबादी खत्म हो चुका था, 33%, समझ रहे हैं। 66% आबादी मात्र बचा था, 1/3 आबादी खत्म हो चुका था। सोचिए बंगाल में 1770 के अकाल में। ये अकाल पड़ा क्यों था, तो ब्रिटिश का जो शोषण पूर्ण भू राजस्व नीति था ना, उसी के कारण ये सब अकाल पड़ा था, है ना। अब देखिए ये अकाल पड़ने का बहुत सारा कारण रहेगा, तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए अब क्या करेगा, ये लोग टैक्स कलेक्ट करने के लिए, चुंगी वसूलने के लिए बहुत सारा टेक्निक लगाएगा। वही टेक्निक को बोलेंगे भू राजस्व नीति, ठीक है। और भू राजस्व नीति को ही यहाँ खेती में सुधार से देखेंगे। हालांकि ये सुधार तो था नहीं, ये तो एक तरीके से शोषण था, परंतु हम सुधार के रूप में ही पढ़ेंगे। देखिए कर्नवालिस का फोटो है, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया था उसमें कर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो अस्थायी बंदोबस्त क्या है, अभी नीचे चलेंगे, उसके बाद एक एक करके समस्या देखते चलेंगे।
और अस्थायी बंदोबस्त के बारे में भी जानेंगे। खेती में सुधार की जरूरत, आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी? तो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो किसी चीज़ में जब ज़रूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिक जो है वो नई चीज़ों को जन्म दे देती है। तो यहाँ अकाल जो था वो ज़रूरत पड़ गया भूमि सुधार की। आखिरकार क्या समस्या था कि अचानक अकाल आया तो 1/3 आबादी सिमट गया बंगाल का। वो एक राइटर लिखते हैं कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी और हुगली नदी लाशों के ढेर से भर चुका था। चील और कौवा भी लाश को खाने से इनकार कर रहे थे। पटना का गोलघर जो था, उस समय अनाज अभी नया नया बना ही था गोलघर, उसी समय गोलघर बना हुआ था, है ना। अनाज जो था ब्रिटिश गोदाम में रखा हुआ था और ब्रिटिश गोदाम के चारों तरफ पहरा लगा रहता था। ब्रिटिश गोदाम जो बंगाल वगैरह में थे या फिर बिहार वगैरह में, वो ब्रिटिश गोदाम के आगे पहरा लगा दिया करता था ब्रिटिश कि देखिए अनाज भारतीयों का था और ब्रिटिश उस पर पहरा लगा देता था कि तुम्हारा अनाज नहीं है, नहीं देता था। सोचिए थोड़ा सा किस प्रकार, किस प्रवृत्ति के लोग ये थे, मानव थे ही नहीं, इसमें वो दानव था। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में अस्वस्थ रह सकती थी? अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी क्या क्लियर था कि उसको फायदा होगा? या कंपनी जो था वो क्लियर कट था कि उसको आने वाले समय में राजस्व यानी कि टैक्स में फायदा होगा? देखते हैं आगे हम। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है ना। तो सुधार वगैरह लाना क्यों ज़रूरी है? तो सुधार इस कारण लाना ज़रूरी है क्या है कि टैक्स कलेक्ट करने का तरीका चेंज होगा उससे, ठीक है। और टैक्स कलेक्ट करने का जब तरीका चेंज होगा तो एक तरीके से किसानों को भी लाभ होगा। मतलब ब्रिटिश ऐसा सोचा कि उस तरीके से किसानों को भी निश्चित लाभ प्राप्त होगा, उस तरीके से हमको भी निश्चित लाभ प्राप्त होगा और दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और आगामी समय में अकाल भी नहीं आएगा। इस सोच करके ब्रिटिश जो है वो भूमि सुधार करना शुरू करेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं, है ना। अब देखेंगे खेती सुधार लाना जरूरी था, यह काम किस तरह किया जा सकता था, यानी कि खेती सुधार का काम। तो इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली कि खेती सुधार को लेकर के कि आखिरकार टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, अफसर को कैसे नियुक्त करना है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। आखिरकार कंपनी 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्त के हिसाब से, अब देखिए अस्थायी बंदोबस्त था क्या, तो देखिए उसके बारे में बताया है ना। अस्थायी बंदोबस्त के शर्त के हिसाब से राजाओं या तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। मतलब जो तालुकदार जो हुआ करते थे, जो टैक्स वसूला करते थे, वो सबको जमींदार को मान्यता दी गई। मतलब वो उस जमीन के मालिक हो गए एक तरीके से। अब उनका काम था किसानों से लगान वसूलना और कंपनी को राजस्व चुकाना, है ना। वो उनका काम था, किनका? राजा तालुकदार, जिनको जमींदार के रूप में नियुक्त किया गया, उनका काम था किसान से टैक्स कलेक्ट करना और राजा को पहुंचाना। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। मतलब एक निश्चित राशि तय कर दी गई थी, बताए थे ना, वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुल जब वसूला जाता था उसका 11% रखता था जमींदार और बाकी 89% जो है वो कंपनी लिया करती थी, है ना। यानी कि 90% कंपनी ले लेती थी जितना टैक्स कलेक्ट करता था उतना, और 10% वो खुद जमींदार रख लेता था। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इससे इजाफा नहीं किया जाना था। मतलब ये जो था वो फिक्स कर दिया था, 10 वर्ष के लिए अस्थायी कर दिया था। इसमें कोई बदलाव करना, कोई भविष्य में बदलाव करने का भी सोचा नहीं गया था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उनसे नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, मतलब कंटिन्यू टैक्स मिलता रहेगा। ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ये जो 11% टैक्स लेगा उसके एवज में वो ज़मीन को सुधार करेगा, है ना। सुधार करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो कृषकों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ज़मींदारों को भी लाभ होगा, हमरो भी इजी टैक्स मिलते रहेगा, है ना। अब देखो ये इसका सोचना भी कहीं ना कहीं ठीक ही था, है ना। उसको अपने फ़ायदे के लिए ब्रिटिश सोच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक था, ठीक है। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। जमींदार भी फायदे में रहेंगे और जो कृषक रहेंगे वो भी फायदे में रहेंगे।
लेकिन अब इसमें समस्या आ गया, है ना। समस्या आ जाएगा और समस्या आएगा तो फिर दूसरा भूमि सुधार व्यवस्था अपनाया जाएगा, है ना। तो हम रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्लास में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।